हेलो बच्चों एंड हेलो आरबीएंस, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। आज वापस एक नए वीडियो को लेकर आपके साथ। और जैसा कि आपको पता है, यू नो दैट और वन ऑफ द चैप्टर इज कंप्लीटेड। सो टुडे एंड इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट ओवर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम यूनिट फर्स्ट। यह भी यूनिट फर्स्ट का ही चैप्टर है, उसी यूनिट से इसको पढ़ा जाना है। तो फर्स्ट यूनिट में टोटल अपने 4 चैप्टर आते हैं, उनमें से एक लेसन जो है, एक चैप्टर जो है वो अपना कंप्लीट है। एंड इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर नंबर 2, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो है वो हमें गॉस लॉ को और उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस को स्टडी करना है। मैं फटाफट बिना टाइम जाया करते हुए आपको इसको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। गॉस लॉ जो है, आप इस लॉ को यूज करके, इसके हेल्प से किसी भी सरफेस से पास आउट होने वाला फ्लक्स वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो गॉस लॉ जो है या इसका स्टेटमेंट जो है वो हमें कैलकुलेट कराएगा फ्लक्स वैल्यू को, फ्लक्स दैट आर पासिंग थ्रू ए सरफेस। तो विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ या फिर विद द यूज ऑफ दिस लॉ यू कैलकुलेट द फ्लक्स वैल्यू दैट आर पासिस थ्रू ए सरफेस। ठीक है, किसी भी सरफेस से पास आउट होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आप गॉस लॉ का यूज करके, इस गॉस के नियम का प्रयोग करके आप किसी भी सरफेस से निकलने वाला या उस सरफेस में मान लीजिए आने वाला फ्लक्स वैल्यू जो है वो आप कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, साथ में ही हम इस लेसन में उस गॉस लॉ से या उस गॉस लॉ के ऊपर बेस्ड एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ इन एप्लीकेशंस में आप गॉस लॉ को यूज करके उसी गॉस के नियम को जो आप स्टडी करेंगे, आपको पता है लॉ होते हैं, और जैसा स्टेटमेंट है उसी स्टेटमेंट को आप यूज करके वहाँ इन एप्लीकेशंस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये लेसन वास्तव में क्यूट सा लेसन है, बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन है और एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंस भी अच्छी रखता है। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, अपने एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो फटाफट बिना टाइम को जाया करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमें चैप्टर नंबर 2 को स्टडी करना है, जिसके अंदर अपना सबसे पहला टॉपिक जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। ठीक, क्योंकि आगे जाके गॉस लॉ में भी आपको किसको स्टडी करना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ही स्टडी करना है, क्योंकि गॉस जो साइंटिस्ट हैं, ये साइंटिस्ट सर जो हैं, ये अपने लॉ में एक्चुअल में आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला डिस्क्राइब करके देंगे। तो आपको उस गॉस लॉ में भी किसको स्टडी करना है? विद्युत फ्लक्स को या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो पहले जो है इस चैप्टर में या अपने इस लेक्चर में, इस वीडियो में जो है वो हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, अच्छे से डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने नए लेक्चर को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये वर्ड जैसे ही आप स्टडी करें आपके क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ एक वर्ड जो है वो है इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक मीन्स विद्युत, इलेक्ट्रिक विद्युत फ्लक्स, ये यहाँ सीधा लिखा जा रहा है। ठीक है, लेकिन हम इसे भी क्लैरिफाई करेंगे, और जब ये पूरा वर्ड आप क्लैरिफाई कर लेंगे तो यहाँ पर आप इसको डिफाइन कर पाएंगे। और मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ, हर एक लेक्चर में भी, पहले के लेक्चर्स में भी कहा गया है, और इन द क्लासरूम जब हमने स्टडी की है पहले, तो भी हम ये बात कर लेते हैं कि किसी भी टॉपिक को अगर आपको डिफाइन करना है तो आपको टोटल 5 स्टेप उसकी डिफाइन करनी है। ठीक है, उसे 5 अलग अलग स्टेप्स में डिवाइड कर लें। पहला स्टेप, सबसे पहला डेफिनेशन होगा, उसे डिफाइन करें अच्छे से। जब डेफिनेशन को आप ठीक से क्लियर कर लें, डिफाइन कर दें, तो डेफिनेशन के बाद में आप उसे फॉर्मूला में डिफाइन करें। डेफिनेशन ही किस में लिखी जानी है? फॉर्मूला में। तो डेफिनेशन को अच्छे से क्लैरिफाई करो, उससे क्या बनाओ? फॉर्मूला बनाओ। जब सूत्र बना ले, फॉर्मूला बना ले, तो फॉर्मूला के बाद में आपको वहाँ उसका यूनिट देना है। तो थर्ड स्टेप आता है अपना यूनिट का, मात्रक का। तो मात्रक बताएं। मात्रक के बाद में आएगा डायमेंशन। डायमेंशन मतलब वीमा। हम अपनी 4th स्टेप के ऊपर बताएंगे वीमा को, और 5th के ऊपर हम ये बताएंगे कि वैल्यू का प्रॉपर्टी क्या है। वैल्यू आर वेक्टर और स्केलर। सो
वी विल स्टार्ट ओवर टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहला स्टेप डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक विद्युत, फ्लक्स ये वर्ड अभी क्लियर नहीं हो रहा, फील करना बेटा, थोड़ा सा फील से पढ़ना इस टॉपिक को। अगर ये बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर हैं तो आप पूरा लेसन अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। फील करना, जितना अच्छा हो सकेगा फील कराने की कोशिश करूंगा। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक विद्युत। अब ये वर्ड हमने पहले भी पढ़ा है, हमने इसी वर्ड से, ठीक है, अपने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया है। खासकर उस फर्स्ट चैप्टर में ये वर्ड जो है वो यूज हुआ है। तो अपना फर्स्ट चैप्टर पहला पार्ट जो था वो इसी वर्ड के ऊपर डिपेंड था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक, और मैंने आपसे कहा है कि ये इलेक्ट्रिक वर्ड जो है वो हमेशा इक्वल होगा किसके, चार्ज के, ठीक है। यानी आपको ये याद रखना है कि जहाँ इलेक्ट्रिक वर्ड यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक विदाउट हेल्प ऑफ चार्ज कभी भी प्रोड्यूस नहीं हो सकता। ये बात आपको जरूर याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक, अगर मैं कहूँ कि कोई रीजन, कोई भी एरिया, कोई भी प्रभाग, कोई क्षेत्र विद्युत क्षेत्र है, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब ये रीजन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऑब्वियसली यहां चार्ज प्रेजेंट होगा। इन द एब्सेंस ऑफ चार्ज इट्स फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। ये फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। कब? जब यहां पर चार्ज जो है वो एब्सेंट हो, ठीक है। तो आप विद द हेल्प ऑफ चार्ज, किसी चार्ज के हेल्प से ही किसको प्रोड्यूस कर पाएंगे, किसको डिफाइन कर पाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो ये आपने वो थेल्स वाली जो कहानी थी उसमें पढ़ा था, ठीक है। तो आप याद रखें, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज। और अगर इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज है तो इसका मतलब ये चार्ज जो है वो इस फील्ड में क्या करेगा, ये चार्ज जो है वो इस फील्ड में क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और ये चार्ज अगर इस फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको इंडिकेट करने के लिए थोड़ा सा और अपडेट हो जाए, हमें फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना होगा कि अगर किसी रीजन में, किसी भी एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड are always indicate with the help of such imaginary and smooth curve lines that is called electric field lines और electric force line। तो अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को या किसी रीजन के इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए हम कुछ काल्पनिक रेखाओं को खींचते हैं, कुछ स्मूथ एंड इमेजनरी कर्व लाइंस को ड्रॉ करते हैं। वो स्मूथ और कर्व लाइंस, ये इमेजनरी कर्व लाइंस जो हैं वो ही आपका क्या डिफाइन करेगी, इस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अच्छा बच्चों, एक वर्ड जो है वो इलेक्ट्रिक अपना क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक जहां भी आए, इलेक्ट्रिक ऑलवेज आर इक्वल टू चार्ज, चार्ज आर ऑलवेज प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड if we are describe the electric field in a region, then we are draw a imaginary and smooth curve lines, और वो स्मूथ कर्व लाइंस ही किसको डिफाइन करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को, उस रीजन के इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो एक वर्ड जो है वो अपना क्लियर हुआ, ठीक है, चार्ज मतलब आवेश, ठीक है। अब चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट वर्ड के ऊपर। अपना नेक्स्ट वर्ड जो है वो है फ्लक्स। ठीक से समझना, फ्लक्स ऐसा कैसा ही लिया गया है हिंदी में भी, लेकिन अगर हम इसे ट्रांसलेट करें तो फ्लक्स का मतलब होगा अभिवाह, अभिवाह, ठीक है। अब समझे बेटा, यहां से अगर इसको सही हिंदी वर्डिंग में ले तो ये हुआ विद्युत अभिवाह, लेकिन अभिवाह जो है वो भी थोड़ा सा उच्च क्वालिटी का है ना, यानी हायर लेवल का वर्ड है, ठीक है। अगर अभिवाह क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो हम इसे एक अपनी डेली लाइफ के वर्ड से क्लियर करते हैं। अभिवाह, इसे कहा जाता है गुजरना। अब क्लियर करें बेटा, अब ध्यान दे बच्चों कि इलेक्ट्रिक का मतलब हुआ आवेश, और आवेश का मतलब आवेश से चलने वाली बल रेखाएं। तो हमने
बल रेखाएं खींची, वो बल रेखाएं इक्वी डिस्टेंस एंड पैरेलल लाइंस हैं, तो हमारा जो फील्ड हमने यहाँ कंसीडर किया है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। वो भी मैंने आपको बताया था, ये भी अपने पिछले वीडियोस में भी हैं कि फील्ड या फील्ड लाइंस जो ड्रॉ की जाती है उनके अकॉर्डिंग फील्ड जो है वो 2 टाइप से डिफाइन होते हैं। पहला यूनिफॉर्म, एक समान, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। अगर आप इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपका फील्ड जो है वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म। बट यू ड्रॉ जिगजैग लाइन, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस ना रखें, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें ड्रॉ करें तो वो होता है नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो ये अपनी बात पहले की हो रखी है, तो यहाँ से हम एक बार इस पे वापस फोकस ना करते हुए वापस अपने टॉपिक पे आते हैं और उस टॉपिक में हम ये क्लियर करते हैं कि ये फील्ड लाइंस जो है वो इलेक्ट्रिक को डिफाइन कर रही है। अगला वर्ड जो था वो था फ्लक्स था, और फ्लक्स का मतलब अभिवाह होता है, अभिवाह का मतलब होता है गुजरना। तो इसका मतलब अब पूरा टॉपिक हम क्लियर करें तो इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत बल रेखाएं, यहाँ इलेक्ट्रिक का मतलब किससे है, यहाँ इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिक इज इक्वल चार्ज, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज से चलने वाली बल रेखाएं। इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक वर्ड जो है वो इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस को। यहाँ ये वर्ड जो है वो इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन को। तो इस इलेक्ट्रिक वर्ड से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना ली, और आगे वाला वर्ड जो है वो इंडिकेट कर रहा है फ्लक्स, मतलब अभिवाह यानी गुजरना, पासिंग थ्रू, ठीक है। अगर गुजरना है तो किनका गुजरना है, गुजरना है इन विद्युत बल रेखाओं का, ठीक है। तो अब बेटा वापस एक बार अपने टॉपिक को क्लियर कर लो फटाफट कि आपने समझ लिया कि इलेक्ट्रिक ये वर्ड जो है वो यहाँ यूज किया जा रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस के लिए, और आगे वाला जो वर्ड है फ्लक्स वो हमें बता रहा है उन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस का गुजरना, ठीक है। तो यहाँ पर इस वर्ड के अकॉर्डिंग तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंसीडर कर ली, और ये वर्ड जो है वो बताएगा उन विद्युत बल रेखाओं का, उन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस का गुजरना, ठीक है। तो अब हमें इस वर्ड के अकॉर्डिंग इन फोर्स ऑफ लाइंस को जो हमने ड्रॉ की है इन्हें गुजारना है। अब बात सीधी सी है कि अगर हमें इन फोर्स ऑफ लाइंस को गुजारना है तो ये गुजरेंगे कहाँ से, गुजरेंगे एक पर्टिकुलर एरिया से, ठीक है। ये कॉमन सेंस है बेटा कि आप भी कहीं से गुजरते हैं, मान लो आप अपने रूम से बाहर जाएंगे तो आप डोर से गुजर कर बाहर जाएंगे, ठीक है। आपको डोर से पास आउट होना होगा, और जिस डोर से आप निकल के जा रहे हैं उसका कोई ना कोई परफेक्ट शेप है, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका मतलब उस डोर का एक पर्टिकुलर एरिया है। तो आप भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है, या फिर रूम से बाहर जा रहे हैं तो आप एक पर्टिकुलर एरिया से पास आउट होके गए हैं। तो वैसे ही इस पॉइंट का या इस टॉपिक का मतलब ये हुआ कि हमें इलेक्ट्रिक मीन्स फील्ड लाइंस को, फोर्स ऑफ लाइंस को क्या करना है, गुजारना है। और फोर्स ऑफ लाइंस को अगर हमें गुजारना है, अगर हमें फोर्स ऑफ लाइंस को गुजारना है तो हमें उन्हें गुजारने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया जो है वो इस रीजन में, इस फील्ड में कंसीडर करना होगा, मानना होगा। तो अब मैं एक एरिया जो है वो इस फील्ड में कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं एक सर्कुलर एरिया है, ठीक है। अब सोचें जैसे ही मैं ये सर्कुलर एरिया जो है वो इस फील्ड में प्लेस्ड करता हूँ तो उस सिचुएशन में ये फील्ड लाइंस जो हैं वो इस पर्टिकुलर एरिया से पास आउट होकर जा रही है, ठीक है। तो जितनी फील्ड ऑफ लाइंस या जितनी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस इस पर्टिकुलर एरिया से पास आउट होकर निकल गई, या जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इससे होकर जा रही हैं, उसकी वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट कर देते हैं तो वो वैल्यू जो है वो ही आपकी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो अब अच्छे से एक बार फोकस करें बेटा और वापस समझें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, रखे गए किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की क्या होती है, संख्या होती है, बशर्ते वह पृष्ठ जो है वो उस विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कैसे स्थित हो, लंबवत,
ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्र की दिशा के लंबवत पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही विद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक वर्ड जो था वो इंडिकेट कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, और फ्लक्स इंडिकेट कर रहा था बेटा गुजरने को। तो हमें इस टॉपिक के वर्डिंग के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को गुजारना था। तो हमें क्या चाहिएगा, इन फील्ड लाइंस को गुजारने के लिए एक प्रभाग चाहिएगा, एक एरिया चाहिएगा, एक सरफेस चाहिएगा। और जैसे ही वो सरफेस, कंसीडर्ड सरफेस आप इसमें इंस्टीट्यूट करेंगे, प्लेस्ड करेंगे, तो रखते ही वो फील्ड लाइंस जो हैं वो सरफेस से पास आउट होगी। और जितनी फील्ड लाइंस उस सरफेस से पास आउट हुई है उनका वैल्यू आप कैलकुलेट कर दें, वो कैलकुलेटेड वैल्यू ही आपका वैल्यू होगा किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ठीक है। तो यहाँ से सीधी सी परिभाषा देता हूँ कि विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही विद्युत फ्लक्स कहलाती है। यहाँ पर देखो कई बार जो हैं वो बहुत से बच्चे जो हैं ऐसे बोल देते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या ही विद्युत फ्लक्स कहलाती है। मैंने क्या कहा, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। लेकिन वास्तव में बेटा ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मान लो हम एक दूसरा फिगर लेते हैं और उस फिगर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं अपनी सरफेस को ऐसे रख देता हूँ। ऐसे रखने का मतलब समझे, इस फिगर में सरफेस जो है वो ऐसे है, क्लियर है, सरफेस कैसे है, ऐसे है, ठीक है। बट इन दिस फिगर सरफेस आर सिचुएटेड इन दिस सिचुएशन, सरफेस ऐसे रखा है बेटा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, फील्ड लाइंस ऊपर से चली गई, फील्ड लाइंस नीचे से चली गई, तो इस सरफेस से कोई भी फील्ड लाइन निकली नहीं निकली, तो यहाँ पे हमें किसका वैल्यू कैलकुलेट नहीं हुआ, विद्युत फ्लक्स का नहीं हुआ। तो हमें तो विद्युत फ्लक्स के लिए फील्ड लाइंस को गुजारना होगा। अगर गुजारना होगा तो बात सीधी सी है बेटा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने सरफेस को कैसे रखेंगे, परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है। यानी फील्ड लाइंस के सरफेस जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर हो। अगर सरफेस परपेंडिकुलर होगा तो उससे पास आउट होने वाला फ्लक्स जो है उनका नंबर्स उसको कैलकुलेट करने के लिए जो फील्ड लाइंस पास आउट हो रही है उसको क्या कर लो, कैलकुलेट कर लो। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर आपसे कोई पूछ ले कि 5, तो जितनी फील्ड लाइंस पास आउट हुई है उनका वैल्यू कैलकुलेट कर दो, और वो वैल्यू जो है वो किसका हो जाएगा, फ्लक्स का, ठीक है। तो यहाँ से अब सीधा सा डेफिनेशन आप दे सकते हैं, है ना। तो हिंदी मीडियम वाले क्या बोलेंगे कि विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र में स्थित एक लंबवत स्थित पृष्ठ या एक ऐसा पृष्ठ जो क्षेत्र की दिशा के कैसे स्थित हो, लंबवत स्थित हो, और उस पृष्ठ से निकलने वाली बल रेखाओं की कुल संख्या ही विद्युत फ्लक्स कहलाती है या विद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करती है। तो विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित पृष्ठ से निर्गत बल रेखाओं की संख्या ही विद्युत फ्लक्स कहलाती है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र दिशा के लंबवत स्थित पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या ही विद्युत फ्लक्स कहलाती है। यानी हमेशा आपको किसको कैलकुलेट करना है, गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को, ठीक है। इट मीन्स द टोटल फॉर इंग्लिश मीडियम, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
lines passing through a surface perpendicular to it। सीधा सा डेफिनेशन है बेटा, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस परपेंडिकुलर टू इट। ओके, तो अब अपना डेफिनेशन पूरा क्लियर। यहां तक अपना डेफिनेशन हो गया, मिटा दें, मिटा रहे हैं अभी। अब चलते हैं कि आप ये जानते हो कि फिजिक्स में हर एक फिजिकल वैल्यू को एक स्पेसिफिक सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने स्टडी किया है और इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जिस स्पेसिफिक सिंबल से डिनोट किया जाता है वो होता है फाई। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से। तो अभी देखो, जैसा वीडियो में बात हुआ था, अपना एक स्टेप पूरा हुआ कि नहीं। हमने डेफिनेशन कंप्लीट किया। अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज जो है उसमें हमें डिफाइन करना है किसको, फॉर्मूला को। अभी अभी आपने क्लियर किया था कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस परपेंडिकुलर टू इट। तो वो अपना कंडीशन था कि अगर हमने ऐसे रख दिया नहीं जाएगा, ऐसे रखेंगे जाएगा। ठीक है, तो पासिंग थ्रू ए सरफेस परपेंडिकुलर टू इट। तो एक बात सोच के बताओ बेटा, अगर फाई से डिनोट करते हैं, डेफिनेशन आपने पढ़ लिया और अब आप जा रहे हो फॉर्मूला पे, तो आपको पता है कि ये फाई जो है वो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन खाली या फिर ओनली कितने चीज़ों से डिस्क्राइब हो रहा है, कितने चीज़ों से डिफाइन हो रहा है, कितनी वैल्यूज से डिफाइन हो रहा है, 2 वैल्यू से हो रहा है कि नहीं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर 2 एरिया। बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए। फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए खाली 2 चीज़ें चाहिए, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाना चाहिए, गुजरना चाहिए, पास आउट होना चाहिए किससे, सरफेस से। ठीक है, सरफेस से। और ये E और S सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों जो है वो ही कैलकुलेट कराएंगे किसको, फाई को। ठीक है, तो फाई का वैल्यू जो है वो E और S से अगर कैलकुलेट होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो फाई का जो फॉर्मूला डिजाइन होगा या डिफाइन होगा वो भी किस पे बेस्ड होगा, E पे और S पे बेस्ड होगा। तो अब हमें अकॉर्डिंग टू फिगर इस सरफेस से पास आउट होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर कैलकुलेट करना है, और वो नंबर जो आप कैलकुलेट करेंगे वो ही क्या है, फाई है। यानी निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या, निकलने वाली ई की संख्या किससे, एस से। तो फाई जो है वो ई और एस से ही तो आया। ठीक है, तो यहां फाई जो है वो ई और एस के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, यानी फाई जो है वो हमेशा कैलकुलेट होगा किससे, ई और एस से, डेफिनेशन बता रही है। ठीक है, तो अब हम यहां ऐसा क्या रिएक्शन करें, प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, क्या करें कि हमें सरफेस से पास आउट होने वाला द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कैलकुलेट हो जाए। ठीक है, तो अब टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को कैलकुलेट करने के लिए देखो सीधी सी बात है, एक एग्जांपल लेता हूं कि आपके पास टोटल 20 बॉक्सेस हैं, हर एक बॉक्स में 2 पेन है। ठीक है, तो सभी बॉक्सेस में कितने हुए 40 हुए, बिल्कुल राइट। अगर 40 हुए तो बेटा आपने क्या किया, मल्टीप्लाई। तो अब देखो यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था ना, इसीलिए ये मैं कंडीशन लगा रहा हूं कि यहां पर जो सरफेस है उस सरफेस से पास आउट होने वाला टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कैलकुलेट करना है। तो टोटल के लिए क्या करें, अभी क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी क्या करें, मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अब अगर मल्टीप्लाई करें तो प्रॉब्लम ये आता है कि इन फिजिक्स मल्टीप्लाई आर 2 टाइप्स, वेक्टर एंड स्केलर, डॉट एंड क्रॉस। तो बोलो कौन सा करें, हम करेंगे डॉट वाला। ठीक है, कौन सा, स्केलर। स्केलर क्यों करेंगे, उसका रीज़न है बेटा,
उसका रीजन समझो अब कि आपका ई जो है वो वेक्टर वैल्यू है और एस क्या होता है, एरिया। एरिया भी क्या होता है, वेक्टर होता है। अब आप +2 में हैं, सीनियर स्टैंडर्ड के ऊपर स्टडी कर रहे हैं और आप अब 8th या 9th की तरह बात नहीं कर सकते। मैं आपसे ये कहूँ फील कराऊँ, फील करो बेटा। XY प्लेन और उस XY प्लेन में कोई स्क्वायर सरफेस जो है वो आपने रखा है। ये साइड लेंथ 5, ये साइड लेंथ भी क्या है 5, ठीक है, स्क्वायर है, ठीक है। सो बोथ ऑफ साइड आर इक्वल। अब मैं आपसे कहूं कि आप इसका क्या निकालो, एरिया निकालो। तो अगर आप 5th 6th 8th 9th के बच्चे हो तो आप क्या करोगे, आप करोगे सर एरिया इज इक्वल साइड स्क्वायर, करोगे ना, क्योंकि स्क्वायर के लिए कर रहे हैं। सो ए इज इक्वल क्या लिखोगे, 5 का स्क्वायर 25 मीटर स्क्वायर। सर रिजल्ट आ गया। बट अगर आप +2 स्टैंडर्ड के हैं तो आप ऐसा नहीं करोगे, आप करोगे कि सर एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो 5 I कैप क्रॉस 5 J कैप, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। और एरिया अगर वेक्टर फील करा रहा हूं अभी और करना, देखो कि अगर एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए प्रोडक्ट जो आएगा वो कौन सा आएगा, क्रॉस आएगा। क्यों, क्योंकि बेटा डॉट प्रोडक्ट जो होता है किनका, दो वेक्टर वैल्यूज का, वो आपके आंसर को क्या बना देता है, स्केलर। इसीलिए हमने यहां क्या किया है, डॉट किया है। तो यहां कौन सा आएगा, क्रॉस आएगा। क्यों, अगर यहां पर डॉट हो जाएगा तो दो वेक्टर वैल्यूज का डॉट प्रोडक्ट जो है वो इसे क्या बना देगा, स्केलर। हमें इसे स्केलर नहीं करना, ठीक है, वेक्टर वैल्यू है। एरिया क्या है, वेक्टर है। तो एरिया अगर वेक्टर है तो इस वैल्यू के लिए क्रॉस प्रोडक्ट 25 तो बन जाएगा, सीधा समझो भी थोड़ा सा, ये तो 25 है ना, और sin 91 बन जाएगा ना। इसका क्रॉस हटाएंगे तो sin 90 तो आएगा ना। और I क्रॉस J आपका पड़ा हुआ है, I क्रॉस J पड़ा है ना बेटा, I J K, I क्रॉस J K, तो रिजल्ट कितना आया 25 K कैप। अब समझो कि A वेक्टर क्वांटिटी, एरिया आर ए वेक्टर वैल्यू, और जब एरिया वेक्टर वैल्यू है तो उसका जब रिजल्ट निकाला किस एग्जाम्पल के लिए, इस एग्जाम्पल के लिए, तो इस एग्जाम्पल के लिए जो आप एरिया वेक्टर का रिजल्ट दे रहे हो उस रिजल्ट में आप एक बात नोट करें, वो जो करनी है वो क्या करनी थी कि एरिया वेक्टर वैल्यू है और इस एरिया वेक्टर वैल्यू के लिए ये जो स्क्वायर हमने लिया है उसका एरिया मैग्नीट्यूड जो है वो तो कितना आया 25 मीटर स्क्वायर आया। वो वही 8वीं 9वीं के बच्चे की तरह, 8th 9th वाले की तरह, लेकिन हमने वेक्टर होने से एक कंडीशन के कैप की जो डिस्क्राइब की है वो हमें ये इंडिकेट कर रही है कि इस वेक्टर वैल्यू का डायरेक्शन यानी ए वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो किस पे होगा, जेड एक्सिस पे होगा। के कैप का मतलब क्या है, के कैप यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर दैट्स मैग्नीट्यूड आर ऑलवेज इज इक्वल 1। उनका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, बट वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं, है ना। जो एक्स एक्सिस के लिए आई कैप, वाई के लिए क्या आता है जे कैप, और जेड के लिए क्या आता है के कैप। तो यहाँ देखो 25 के साथ में के कैप आना आपको ये इंडिकेट करता है कि एरिया जो है वो वेक्टर वैल्यू है, और उस वेक्टर वैल्यू का डायरेक्शन या एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा नॉर्मली टू प्लेन होता है। समझे, फील करो कि आपने सरफेस लिया XY प्लेन में ऐसे, और प्लेन में, इस प्लेन में अगर सरफेस लिया तो इसका जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट में इसका जो डायरेक्शन है एरिया वेक्टर का वो जेड पे आ रहा है। कि आया कि नहीं आया रिजल्ट में, तो जेड पे आने का मतलब क्या हुआ कि एरिया आर ए वेक्टर वैल्यू एंड इट्स डायरेक्शन आर ऑलवेज नॉर्मली टू प्लेन, नॉर्मली टू प्लेन। याद रखना बेटा, अगर ये सरफेस है तो सरफेस वेक्टर वैल्यू है,
सरफेस वेक्टर होता है, एरिया नॉर्मल होता है, ठीक है, सरफेस वेक्टर वैल्यू है। और इस सरफेस के लिए सरफेस वेक्टर जो है वो हमेशा इस डायरेक्शन में होगा। समझने वाली बात यहाँ ये ही है, इसी पे फोकस करना कि अगर ये एरिया है तो मैं इसका आपसे कहूँ मैग्नीट्यूड निकालो, तो आप लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दो, वो मैग्नीट्यूड आया जो इसका एरिया डिफाइन कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिया तो वेक्टर वैल्यू है, तो बोलोगे हाँ सर वेक्टर वैल्यू है। अगर वेक्टर वैल्यू है तो उस वेक्टर वैल्यू का डायरेक्शन बताओ, तो आपको बोलना है सर इस वेक्टर वैल्यू का डायरेक्शन ऑलवेज नॉर्मली टू प्लेन होगा, ठीक है। अब मैं कहूँ नॉर्मली टू प्लेन तो ऐसे भी है, ऐसे भी है, ठीक है। तो नॉर्मली टू प्लेन ऑलवेज आउटवर्ड, ये बात फोकस करने वाली है कि ये सरफेस है और मैं इधर तो इधर, जैसे इधर, और आपके लिए इसके लिए, आपके लिए इस केस में इधर, तो आपके लिए भी मैग्नीट्यूड उतना ही, मेरे लिए भी मैग्नीट्यूड उतना ही, परिमाण समान है, लेकिन मेरे लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर और आपके लिए इधर, ओके, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि एरिया एक वेक्टर वैल्यू है और उस वेक्टर वैल्यू की दिशा जो है वो सदैव उस पृष्ठ के लंबवत होती है। तो जैसे ये है, इसके लिए एरिया वेक्टर अगर मैं ड्रॉ करूं, ठीक है, तो इसके लिए एरिया वेक्टर ऐसे आएगा। एरिया जो है वो वेक्टर वैल्यू है, ठीक है। अब वहाँ पर तो एक बार मैंने खाली समझाया था, तो अगर इसके लिए एरिया वेक्टर करो तो ये एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, क्योंकि सरफेस ऐसे है ना बेटा, ठीक है। तो एरिया वेक्टर आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, नॉर्मली टू सरफेस, ठीक है, ओके, ठीक है। फील भी आया, फील आया ना, आया कि नहीं आया? आया सर, आया तो बहुत अच्छा। चलो, तो फाई को कैलकुलेट कर रहे थे, फाई डिपेंड कर रहा था ई और एस पे, ई और एस से हमें फाई को कैलकुलेट करना है, और फाई जो है वो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है दैट आर पासिंग थ्रू ए सरफेस। टोटल को कैलकुलेट करने के लिए अकॉर्डिंग टू एग्जांपल हमें पता है मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा करेंगे? फिजिक्स में कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, वेक्टर होता है सर, स्केलर होता है सर। तो हम वेक्टर नहीं करेंगे, कौन सा करेंगे बेटा? हम स्केलर करेंगे। स्केलर क्यों करेंगे? क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है ओनली द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, और टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस स्केलर वैल्यू है। टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ही क्या है? फाई है। और टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर फाई है तो टोटल नंबर क्या है? स्केलर है। टोटल नंबर क्या है? स्केलर है। और टोटल नंबर स्केलर है तो फाई स्केलर है, क्योंकि फाई ही टोटल नंबर है, तो फाई स्केलर है। और 2 वेक्टर से स्केलर कैसे बनाए? डॉट प्रोडक्ट से। तो डॉट प्रोडक्ट हुआ, तो ये हुआ अपना सेकंड स्टेप कंप्लीट, यानी फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आ गया फॉर्मूला। चलो फाई, तो अब फाई इज इक्वल ई डॉट एस आया, तो देखो ई एस कोस थीटा लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे? ई एस कोस थीटा, ठीक है। तो फाई आर डिपेंड ऑन ई, डिपेंड ऑन एस एंड डिपेंड ऑन थीटा। थीटा 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 एंगल, थीटा एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एस वेक्टर, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड एस वेक्टर। ई का और एस का क्या है? कोण है, ठीक है। फील कराता हूं 2-3 चीजें। फॉर्मूला हो गया क्लियर, मिटा रहा हूं, एक बार मिटा देते हैं। चलो अब देखो तो बेटा, अब ये फिगर लिया, ई वेक्टर, इसमें एक स्क्वायर, साइड ए ए ए, वापस इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, साइड कितना है? इसमें भी स्क्वायर रखा, साइड कितना है? वही ए। बोलो किसमें फ्लक्स वैल्यू ज़्यादा है? इसमें। क्यों ज़्यादा है? क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा डिस्क्राइब होती है लाइन डेंसिटी से, और इसमें डेंसिटी कम और इसमें डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है।
यहाँ लाइंस क्या है, पास पास, और पास पास लाइन होंगी तो यहाँ भी वो ही स्क्वायर और यहाँ भी वो ही स्क्वायर, लेकिन इससे तो ज़्यादा निकल गई, इससे कम, यानी फाई डिपेंड है किस पे, ई पे, है कि नहीं है। अब देखना, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल डेंसिटी वाले, इक्वल इंटेंसिटी वाले, जितना ये उतना ही ये, वो स्क्वायर जो पहले वाला था ये किस में रख दिया और एक इसमें रख दिया, बट इसके लिए 2a, उसके जस्ट डबल। ठीक है, अब एक बात सोच के बताओ बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों सेम है, लेकिन अब की बार फ्लक्स किसका ज़्यादा, इसका ज़्यादा। क्यों ज़्यादा? क्योंकि इसका एरिया बड़ा हो गया। तो किस पे डिपेंड, एस पे, दो फील्ड पूरे, और थर्ड थीटा पे डिपेंड करता है। ठीक है, करता है कैसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो ले लिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सरफेस ऐसे परपेंडिकुलर बिल्कुल ऐसे, और एक थोड़ा सा ऐसे, या फिर मान लो पहले वाला ही फिगर ले लेते हैं, इसे ऐसे रख दिया ऐसे। तो अब बोलो इसमें ज़्यादा ना, तो इसका मतलब फाई किस पे डिपेंड करता है, थीटा, कोस ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अपना जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। और देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि फाई में ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर आएगा। ठीक है, मतलब फाई ई एस कोस थीटा ही होना है। ठीक है, ये कंडीशन जो है ना वो बेटा आप किससे डिफाइन कर सकते हो, ये एक्स और वाई के अलोंग रिजोल्व करके भी डिफाइन कर सकते हो ई वेक्टर। इस ई वेक्टर में ये सरफेस, ठीक है, चलो ऐसे ऐसे नहीं, एक बार ऐसे, ये सरफेस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सरफेस। ठीक है, ये सरफेस आ गया एस वेक्टर। ठीक है, अब ये एंगल जो है वो हमने क्या बताया था, थीटा बताया था। ये एंगल जो है वो क्या बताया था, थीटा। अब ऐसा ही एक इक्विवेलेंट फिगर मैं और बनाता हूँ, उसमें ये सरफेस, तो ये सरफेस वेक्टर लंबवत होगा ना बेटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ले लिया, तो ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। ठीक है, तो ये ई वेक्टर है। अब इस कंडीशन में क्लियर करो, अगर मैं आपसे मैक्सिमम कंडीशन, फ्लक्स की कंडीशन कैलकुलेट कराऊं तो ये एटेसेलेंट है, और एटेसेलेंट है तो मैं इसे अलोंग द एक्स एंड वाई रिजोल्व कर लूँ, तो ये क्या बना, ई कोस थीटा, और ये क्या बना, ई साइन ऑफ थीटा। तो सोच के देखो कंडीशन किसके अलोंग आ रही है, उसकी फ्लक्स की किसके अलोंग आ रही है, फ्लक्स किसके लिए मिलेगा, इसी के लिए तो मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर कंपोनेंट डिवाइड कर रहे हो तो इसके अकॉर्डिंग फील्ड लाइंस ऐसे और इसके अकॉर्डिंग फील्ड लाइंस ऐसे आई ना बेटा, और इसके अकॉर्डिंग फील्ड लाइंस ऐसे आई तो ये तो ऐसे निकल गई, तो कोई भी नहीं गई, इसका मतलब ये कंपोनेंट तो यूज हुआ ही नहीं। कौन सा कंपोनेंट जो है वो आपको फ्लक्स को फाइंड आउट करा रहा है, ई कोस ऑफ थीटा, इसीलिए क्या बना, ई एस कोस ऑफ थीटा। तो चाहे आप फाई को यहाँ से डिफाइन कर दें, डॉट वाली कंडीशन है वो तो इजी है ही, तो ऐसे भी कर सकते हैं। वो इसलिए बताया है कि अपने कंपोनेंट्स डिवाइड जो होते हैं वो हर एक बीमारी के लिए रामबाण औषधि है। ठीक है, अब आ जाते हैं, दो स्टेप पूरी बेटा, अब आ जाते हैं अपनी थर्ड पे। थर्ड स्टेप जो है वो अपना है यूनिट। ठीक है, फाई इज इक्वल ई डॉट एस। ओके, फाई इज इक्वल ई डॉट एस। तो यूनिट के लिए, यूनिट किसका चाहिए, फाई का। तरीका बताया हुआ है, जिसका यूनिट आपको डिफाइन करना है उसमें जो भी वैल्यूज़ हैं उनके यूनिट रखो। ई का यूनिट रखो न्यूटन पर कूलम, एस का रखो बेटा मीटर स्क्वायर। तो एक तो यूनिट ही आ गया। अदरवाइज आप एक और जानते हैं, वोल्ट पर मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर टू मीटर कैंसिल, एक मीटर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, वोल्ट मीटर। तो ये दोनों इसके यूनिट हो जाएंगे। ठीक है, इससे आगे का जो है वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए घर रहें, सेफ रहें, पढ़ते रहें, ये ज़रूरी है। धन्यवाद।